नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में आजकल चुनावी शोर चल रहा है। 2 से 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ा हुआ है और इन्हीं विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट चाहने वालों में जबरदस्त मारामारी मची हुई है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर अभी तक करीब 1500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। टिकट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बताई जा रही है। संभावना यह भी है कि अंतिम तिथि को 1 सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है, जिसमें करीब 500 आवेदन और आने की भी संभावना जताई जा रही है। राज्य में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 17 विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों की संख्या भी बहुत अधिक है। एक आरक्षित सीट पर 40 से 50 तक टिकट के दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के मौजूदा 29 विधायकों में से 17 विधायक दोबारा टिकट हासिल करने के लिए अपने आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं। जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक नहीं है, वहां भी टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। नीलोखेड़ी आरक्षित विधानसभा सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं अभी तक 40 से अधिक आवेदन यहां के लिए आ चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में टिकट के लिए आवेदन आना पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इससे बीजेपी समेत अन्य दलों की मुश्किलें बढ़ेंगी। हरियाणा कांग्रेस में 2 स्तर पर आवेदन लिए जा रहे हैं। 5 जुलाई से शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत जो है आवेदन प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिरसा से सांसद जो है कुमारी सैलजा भी अपने समर्थकों से आवेदन मांग रही हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिला सके। लेकिन ये भी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा सकता है। तो चुनाव को अब कम ही समय बचा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की अगर बात करें तो टिकट के दावेदारी की एक तरीके से होड़ मच चुकी है, मारामारी चल रही है, क्योंकि 1500 से आवेदन ज्यादा अभी तक पहुंच चुके हैं। 90 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस का टिकट लोग चाह रहे हैं, और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस तिथि को 1 सप्ताह और बढ़ाया जाएगा। हालांकि पहले इसको 31 जुलाई तक किया गया था, और अब संभावना ये भी जताई जा रही है कि 1 हफ्ते की टाइम लिमिट बढ़ सकती है टिकट की दावेदारी के लिए, और अब उस 1 हफ्ते के भीतर 500 और आवेदन आने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी 1500 ऑलरेडी आवेदन आ चुके हैं, लोग जो है टिकट मांग चुके हैं, टिकट के लिए आवेदन कर चुके हैं कांग्रेस में, और वही 500 और आने की आवेदन संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में ये संख्या 2000 करीब पहुंचने की बताई जा रही है। लेकिन इतनी मारामारी टिकट के लिए कांग्रेस में होना सामान्य बात नहीं है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 2 हिस्सों में यहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। एक तरफ जो है प्रदेश प्रभारी जो है कांग्रेस के दीपक बाबरिया, वो लोग उससे आवेदन ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सिरसा से सांसद हैं कुमारी सैलजा, वो भी अपने समर्थकों से यहां पर आवेदन मांगती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो है एक बड़ा संकेत भी देता है कि क्यों 2 हिस्सों में यहां पर दावेदारी मांगी जा रही है, या फिर जो लोग हैं 2 लोगों को यहां पर आवेदन दे रहे हैं। इस पर जो है बीजेपी समेत तमाम सब सारी पार्टियां जो है सवाल तो उठा रही है, लेकिन बात करें अगर कांग्रेस की, तो ये कांग्रेस में उत्साह जरूर बढ़ाएगा कि ज्यादा संख्या में आवेदन आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है बीजेपी भी, क्योंकि लगातार अपनी तैयारी में जुटी हुई है, बैठकों के साथ साथ मीटिंग्स भी लगातार रैलियां कर रही हैं, अभियान अपने चला रही है, तो ऐसे में उनकी भी अपनी दावेदारी है। उनका भी कहना है कि इस बार जो है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी और प्रदेश में हैट्रिक लगाने का वो दावा करते हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो लगातार अपने अभियानों के जरिए ये संदेश देने में लगी हुई है कि अब की बार जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन क्षेत्रीय दलों की जब हम बात करते हैं तो हाल ही में गठबंधन हुआ था इनेलो और बसपा के बीच, और इनका भी दावा है कि इस बार विकल्प के रूप में अपने गठबंधन को ये प्रदेश में लाए हैं और लोग इनके गठबंधन को एक बेहतर विकल्प मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है पार्टियों का कहना है कि हमारा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का सीधे सीधे है। लेकिन वहीं इस गठबंधन का कहना है, यानी जो बसपा और इनेलो के बीच हुआ है, इनका कहना है कि पार्टियां अभी तक भी कुछ काम प्रदेश में नहीं कर पाई, कोई भी बड़े विकास के आयाम नहीं गढ़ पाई, इसलिए तीसरा विकल्प इस बार हमने लोगों के लिए सामने रखा है। लेकिन जब चुनाव में कांग्रेस की बात आती है तो इस बार जो है काफी ज्यादा संख्या में आवेदन आ रहे हैं टिकट के दावेदारी के लिए। अभी तक 1500 से ज्यादा लोग जो है आवेदन दे चुके हैं टिकट के लिए, और उन जगहों पर भी आवेदन खूब आ रहे हैं जहां पर अभी कांग्रेस के वर्तमान विधायक नहीं, यानी वर्तमान में जहां पर कांग्रेस नहीं है वहां पर भी आवेदन जो है ज्यादा संख्या में आ रहे हैं।
और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा दूं। राजवीर रोहिल्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर फोनो लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजवीर जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी ज्योति जी, आवाज आपकी आ रही है। ठीक है राजवीर जी, देखिए कांग्रेस में इस बार टिकट लेने वालों की होड़ है। 1500 से ऊपर आवेदन इनको मिल चुके हैं और अभी ये भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले हफ्ते में 500 से ज्यादा लोग और आवेदन कर सकते हैं। इसकी तारीख भी बढ़ाई जा सकती है। तो क्या ये बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है आने वाले चुनाव में? ज्योति जी नमस्ते, आपके दर्शकों को और मेरे प्रवक्ता जो मेरे सीनियर है उनको राम राम। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा संपर्क जनता से है और हर एक पार्टी अपनी प्रैक्टिस करती है, अपने अपने तरीके से आवेदन मांगती है। कांग्रेस ने अपना वैकेंसी निकाली है, आवेदन के साथ साथ 20,000 करोड़ जमा कराओ। कहीं ना कहीं ये भी है, जितने ज्यादा आवेदन आएंगे उतना ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा। और अलग अलग पार्टी का अलग अलग अपना एक सिस्टम होता है। और अच्छी बात है, कांग्रेस के जो 20-30 जो लोग मतलब जा रहे हैं हर हल्के में टिकट मांग रहे हैं। अब टिकट तो 90 है, 90 में ये लगा लो कि अगर 2,000 इनके पास आते हैं, 2,000 अगर आवेदन इनके पास आ गए तो टिकट तो 90 को देनी है। तो 1910 क्या करेंगे? 1910 इनको हराने का काम करेंगे, क्योंकि इस पार्टी में आप बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखेंगे। हमारे बड़े सीनियर वेद प्रकाश विद्रोही जी, इनकी पार्टी में तो गुटबाजी वो चरम पे है और नेता है जो इनके, और जो इनके जो ये जो कैंडिडेट्स वगैरह के लिए जो आवेदन कर रहे हैं वो लोग फैन फॉलोवर है। वो लोग कांग्रेस के है ही नहीं, वो लोग कांग्रेस के नहीं है। वो कोई हुड्डा का फॉलोवर है, कोई भूपेंद्र हुड्डा, कोई दीपेंद्र का, कोई शैलजा का, कोई रणदीप का, कोई कैप्टन अजय यादव का। अलग अलग तरीके से इनके पास आवेदन आ रहे हैं। और आपने वो बात क्लियर भी कर दी, शैलजा जी भी आवेदन इकट्ठे कर रही है और जो दीपक बावरिया जी वो भी इकट्ठे कर रहे थे। तो कुछ सामने ही आ गया भाई, ये तो टिकट तो एक तो मिल गई, बाकी क्या करें वो भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब भी कोई मीडिया का साथी जो आवेदन करता है उससे पूछते हैं, वो सिर्फ एक ही जवाब देता है कि भाई मैं मतलब पार्टी मेरे को टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो भाईचारा तय करेगा। तो भाईचारा तो चुनाव लड़वाएगा तो वेद प्रकाश विद्रोही जी और इनकी पार्टी को तैयार रहना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट देने वाले हैं लोग जगह हरियाणा में। चलिए ठीक है, चर्चा आपसे करूंगी, लेकिन वेद प्रकाश जी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। वेद प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पहुंच रही है। आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही, टीम से कहूंगी कि इनकी आवाज बढ़ा दी जाए। पहुंच रही है। ठीक है वेद प्रकाश जी, देखिए आवेदन तो भर भर के आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इसको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं मानती है। उसका कहना है कि हमारा जो संपर्क है वो सीधा जनता से, इसलिए हमें इस बात का कोई डर नहीं है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि भाई आप जो 1900 लोगों को टिकट नहीं देंगे वो फिर आपके लिए मुसीबत बनेंगे। कैसे जवाब देंगे इनको? आपको, भाई ओंकार जी को और भाई राजवीर जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाजपा का तो सीधा संपर्क है। क्या हमारा एलियन से संपर्क है? जो हमको 47% वोट हरियाणा के लोगों ने दी है, क्या हमको एलियंस ने वोट दी थी क्या? मुझे तो आश्चर्य होता है कि भाजपा किस तरह की जुमलेबाजी करती है। चाहे कोई दल हारता है चाहे जीतता है, कोई छोटा दल है या बड़ा दल है, हर दल का ही जनता संपर्क होता है। जनता की वोट से ही कोई बड़ा बनता है और जनता की वोट से ही छोटा बनता है। जनता की वोट से ही सत्ता में आता है और जनता की वोट से ही विपक्ष में बैठता है। एक वो कहते हैं कि कांग्रेस पैसा मांग रही है। भाई ठीक कह रहे हो आप तो अडानी अंबानी के काले धन से चुनाव लड़ रहे हो। हम तो जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, क्राउड फंडिंग से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आपके लिए पैसों की क्या है? आपके यहाँ तो हवाई जहाज भर भर कर अडानी अंबानी भेज रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस 20,000 रुपए मांग रही। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनकी बुद्धि की तरस आता है। क्या पिछले चुनाव तक भाजपा अपने टिकट के लिए आवेदन पैसे नहीं लेती थी? सब दल पैसे लेते हैं, कोई कम ज्यादा। वो इसलिए देते हैं कि ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट अप्लाई ना करें, हजारों लोग ना करें, केवल जो चुनाव लड़े वही अप्लाई करें। चाहे ओंकार जी से पूछ लो, चाहे भाजपा के पुराना इतिहास देख लो, हर दल आवेदन के समय थोड़े ज्यादा कम ज्यादा पैसे जमा करवाता है। दूसरी बात, अब जिस दल में जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे वो उस दल के लिए परेशानी नहीं होती है। वो इस बात का द्योतक होता है, सबसे ज्यादा उम्मीदवार उसी दल के होते हैं जिस दल की जीतने की ज्यादा संभावना होती है।
भाजपा वाले भूल गए कि 2014 में इनके दल से कितने लोगों ने टिकट मांगी थी। अगर याद कर ले तो इनको पता चल जाएगा सबसे ज्यादा इनके यहाँ से टिकट मांगी थी कि उस समय इनकी हवा थी। जिस दल को लोग ज्यादा टिकट मांगेंगे इसका मतलब है उस दल की ज्यादा हवा है, उस दल की सत्ता आने की ज्यादा संभावना है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं है। भाई हुड्डा कांग्रेस में नहीं है तो क्या भाजपा में है क्या? शैलजा कांग्रेस में नहीं तो क्या इनेलो में है क्या? रणदीप सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में नहीं तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी में है क्या? अरे ये सारे कांग्रेस पार्टी में है। हमारे यहाँ जितने टिकट मांग रहे हैं उनमें 90-95% वो लोग हैं जो 25-25, 50-50, 30-30 साल से कांग्रेस में। और आपकी क्या हालत है? आपके यहाँ 10 एमपीओ को आपने टिकट दी, 6 आपके कांग्रेस के नहीं थे ना, भाजपा के नहीं थे। आपके आज 40 एमएलए हैं, उनके अंदर 22 लोग आपके पार्टी के नहीं थे। लेकिन वेद प्रकाश जी एक चीज बताइए, तो ये दो तरीके से क्यों आवेदन मांगे जा रहे हैं? उधर शैलजा जी आ रही है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले उनके सवाल का जवाब दे दिया आपने, अब आपने पूछा था, आपका सवाल का जवाब भी अभी दे देता हूँ। देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि भाजपा के लोग तो दोहरे चाल चरित्र की दोगली बातें करने वाले लोग हैं। आपने कहा 2 स्तर के आवेदन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आवेदन 2 स्तर पर नहीं मांगे जा रहे। आवेदन केवल मात्र जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है वहां 20,000 रुपए देकर आवेदन भरे जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो दीपक बावरिया हमारे प्रभारी है उनके पास ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वो सारा ऑनलाइन आवेदन चला जाता है हरियाणा प्रदेश कार्यालय चंडीगढ़ के अंदर, और वहां जाकर आपने 20,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। तो ये फैसिलिटी इसलिए दी है कि भाई जो लोग वहां चंडीगढ़ जाने में जिनको दिक्कत आ रही हो, कोई कारण हो, वो तत्काल आवेदन करवाना चाहते, ऑनलाइन आवेदन करवा दे प्रभारी के पास। जो डायरेक्ट कार्यालय में जाकर आवेदन करते हैं वो डायरेक्ट कार्यालय में जाकर आवेदन करते हैं। सारे कंपाइल होंगे हरियाणा स्टेट कार्यालय के पास, और हरियाणा स्टेट कार्यालय के अंदर आने के बाद जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बना रखी है उसके पास सारे आवेदन आएंगे, वो उनको छांट कर हाईकमांड को भेजेगी। इसके लिए हमने 3 कमेटियां, 3 जोन बना रखे हैं, जो वो भी काम समानांतर चल रहा है। 3 तरह के जोन बनाकर जो जिन्होंने आवेदन किया है उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है, जो हमको जानकारी चाहिए वो भी लगातार ली जा रही है। तो उन सभी जानकारियों को इकट्ठा कर जो हमारा अंतिम समय होगा टिकट आवेदन का, तब तक जितने लोग आवेदन करेंगे उनके व्यक्तिगत साक्षात्कार, जो कांग्रेस हाईकमांड ने 3 पैनल बना रखे हैं, वो तीनों पैनल उनका साक्षात्कार लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट स्टेट कमेटी को, अपने प्रभारी को, और फिर प्रभारी और स्टेट कमेटी उसे कंपाइल कर हर एक उम्मीदवार का डाटा, हर एक उम्मीदवार की बैकग्राउंड, हर एक उम्मीदवार की चीजें, उसमें हम उम्मीदवार से ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आप चुनाव कैसे लड़ोगे, यदि आपको टिकट नहीं मिली तो आपकी नजरों में दूसरा अच्छा उम्मीदवार कौन है। कई तरह के सवाल हैं। उन सभी तरह के सवालों को पूछकर हम जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगे, सबसे टिकाऊ उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस के प्रति जो समर्पित उम्मीदवार होंगे उनको हम टिकट देंगे। ये हमारा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में कोई गलती निकाले, कोई आलोचना करे, दूसरा तो शैलजा जी का इसमें नाम क्यों आ रहा है? क्या इन 3 वर्गों में पता नहीं कौन लोग ले रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कौन लोग ले रहे हैं। शैलजा, अब कोई किसी का भी नाम दे दो, कोई अफवाह उड़ा दो, कोई कुछ भी कह दो। अब ये विपक्षी दल कुछ क्या कहते हैं, ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। ना तो हमें इनको सफाई देने की जरूरत है, ना हमको कुछ बताने की जरूरत है। हमें टिकट बंटवारे में केवल मात्र अपने कार्यकर्ताओं को बताने की जरूरत है कि भाई हम टिकट का, हमारा आवेदन का सिस्टम क्या है और हम किस तरह इंटरव्यूज ले रहे हैं। बाकी ना ये मीडिया का सवाल है बताने को, ना हमें आवश्यकता है, ना हमें विपक्षी दलों को बताने की आवश्यकता है। वो जो चाहे आप अनुमान लगाएं, जो चाहे आप विश्लेषण करें, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन चर्चा है तो सवाल तो किया ही जाएगा। मैं तो आप जानते हैं, सुन तो लीजिए मैडम, आप सुनना नहीं चाह रही। मैंने कहा आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं खुद कह रहा हूँ। आप हमसे सवाल करेंगे, हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। मैंने कभी इनकार किया है, मैंने कभी इनकार किया है कि आपका अधिकार नहीं है। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं आपने इनकार किया। ठीक है, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, और भी मेहमान है, मैं लौटूंगी आपके पास वेद प्रकाश जी। ठीक है, इन्हें लोग प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, ओंकार सिंह जी। ओंकार सिंह जी, देखिए
जब हम लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे थे तो अन्य पार्टियों की तरफ से एक बयान बार बार सामने आ रहा था कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है। उसका कारण कुछ तो ये बताया जा रहा था कि कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो गए और कुछ लोग गुटबाजी की वजह से तितर बितर हो गए। लेकिन अब जो ये हजारों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं, ये लोग कौन है? क्या ये अन्य पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाएंगे? ज्योति जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये लोग कांग्रेस के लिए जो ये आवेदन कर रहे हैं जाति, तो उनका ये आंतरिक मामला है। हमारे को इसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में कोई चीज आ जाती है तो उसको अपने विचार पर रखने पड़ते हैं। अब मेरे भाई वेद प्रकाश जी करके हमारे को 44% वोट मिले हैं, हम समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। जो लोग इनसे छोड़कर कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में घुस गए थे, वापसी इधर आ गए, क्या उनको टिकट मिलेगी? पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, ठीक है जितने आवेदन आए ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर एक हल्के से इनके 20 आवेदन आए तो 20 के 20 को एक स्टेज पे बिठा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। पोजीशन ऐसी रहती है कि 20 में से एक को टिकट मिलती है, 19 लोग उनकी टांग खींचते हैं। ये कांग्रेस के हारने का मुख्य कारण है और अब भी ये मुख्य कारण रहेगा। जो कांग्रेस अति उत्साहित हो रही है कि मेरे को 43% वोट मिले, तो ये ना भूले कि उन्होंने इस वोट लेने के लिए कोई मेहनत नहीं की। ये तो जनता ने दिया वोट उनको। और दूसरी बात, ये कांग्रेस 5 सीट जीती नहीं, बीजेपी 5 सीट हारी है। अगर कांग्रेस ने पहले भी बहुत बार कह चुकी, अगर कांग्रेस सही तरीके से चुनाव लड़ती, सही तरीके से गठबंधन धर्म निभाती, तो 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती। इन्होंने सही तरीके से गठबंधन धर्म नहीं निभाया, ना इन्होंने सही तरीके से कैंडिडेट और चुनाव लड़ा। ये चुनाव तो जनता ने लड़ा। जनता बीजेपी से परेशान थी, बीजेपी से छुटकारा चाहती थी, दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती थी। लेकिन इन्होंने उस मौके का प्रॉपर फायदा नहीं उठाया। इनकी 5 सीट आई, तो 5 सीट इनकी नहीं आई, बीजेपी की 5 सीट गई है। क्योंकि हमारे जैसे छोटे दल इस स्थिति में नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा हो, हमारा बड़ा चेहरा हो, जो सेक्टर का चेहरा हो। इसलिए हमारे को जनता ने यहाँ पे नकारा। मैं मानता हूँ हमारे को नकारा, लेकिन वो इसलिए नकारा क्योंकि लोकसभा में लोग मोदी जी के खिलाफ वोट कर रहे थे या मोदी जी के फेवर में वोट कर रहे थे। अब विधानसभा का चुनाव है, ये जो 43% वोट का नारा दे रहे हैं और ये कहते हैं हमारे को 46 सीट मिली विधानसभा की लोकसभा के चुनाव के मुताबिक, उस 46 में से 5 आम आदमी पार्टी की है, 41 रह जाती है। बीजेपी आज भी इनसे उस लोकसभा के हिसाब से आज भी इनसे आके रखी है। और ये पता नहीं क्यों कैसे ओवर कॉन्फिडेंस हो रखे हैं कि हमारी तो सरकार सामने पड़ी है, हमारी तो सरकार आई पड़ी है। ये जनता ने तय करना कब सरकार किसकी बनेगी। अब हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। और भी कुछ सवाल मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट के आप ही के पास लौटूंगी। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेहमान भी हमारे साथ बने हुए सारे। ओंकार सिंह जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आपने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, बीजेपी हारी है 5 सीट, ना कि कांग्रेस जीती है, अति उत्साह में ना रहे। लेकिन अगर आपकी नजरों में कांग्रेस चुनौती नहीं है आने वाले चुनाव में, तो क्या आपको लगता है कि जो आपका गठबंधन बना है बीएसपी के साथ, वो इन लोगों के लिए चुनौती हो सकता है, चाहे बीजेपी कहे चाहे कांग्रेस कहे? ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इनको हराने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। विशेष तौर पर कांग्रेस को हराने के लिए तो कांग्रेस ही बहुत है, कांग्रेस को हरा देंगे।
अगर कुछ कसर बचेगी तो आम आदमी पार्टी जिसने घोषणा कर दिया है कि 90 सीट पे लड़ूंगी, वो आम आदमी पार्टी इनकी इतनी वोट काट देगी जो हाल गुजरात में किया। गुजरात में देखिए 40% वोट थी, 43 में से 19% वोट आम आदमी पार्टी लेगी, इनके बाद 24% रहेगी। ना कांग्रेस कहीं की रही, ना आम आदमी पार्टी कहीं की रही। हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। हरियाणा में पहले तो कांग्रेसी की वोट काट देगा, क्योंकि एक को टिकट मिलेगी, बाकी सारे दूसरी स्थिति में चले जाएंगे। और कहीं अगर कसर रहेगी तो आम आदमी पार्टी इनका वो हाल करेगी जो गुजरात में किया। आज अगर प्रदेश को देखा जाए, 2018 में प्रत्येक बच्चा कह रहा था कि प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार आएगी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी पार्टी दो फाड़ होगी। हमारी पार्टी में से कुछ लोग गद्दार निकले जिन्होंने अलग पार्टी बनाई और बसपा से गठबंधन हमारा टूटा। आज हमारा गठबंधन जनता को स्वीकार्य है। जनता देखना चाहती है। हमारा आज तक 2 बार पहले गठबंधन हुआ। एक बार 1999 में जब अमन कुमार नागराज जी अंबाला से एमपी बने थे, और दूसरी बार 2018 में। 2018 का गठबंधन हमारा पूरा नहीं चढ़ा, लेकिन इस बार गठबंधन भी हुआ और सिरे भी चढ़ेगा। सरकार भी बनाएंगे हम। बीजेपी से आज प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। और कांग्रेस अपनी अंतरकला से बाहर नहीं आएगी। पिछले 10 साल से इनसे अपना संगठन नहीं बना। आप ये देख लीजिए ज्योति जी, बिना संगठन के 5 सीट जीती इन्होंने, मतलब इन्होंने नहीं जीती, बीजेपी ने हारी है। अगर ये जीतना चाहते 10 की 10 सीट जीत सकते थे। आज प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पोर्टल जनता का प्रत्येक वर्ग इस समस्या से प्रताड़ित है। और बीजेपी 100% धरातल पर जाएगी। 2009 में 2 सीट थी बीजेपी की, और 2014 में भी 2 ही सीट आएंगी, इससे ऊपर नहीं जाएंगी इनकी। कांग्रेस, ये तो मैं समझ गई ओंकार सिंह जी, और आम आदमी पार्टी की वजह से 100% कांग्रेस धरातल पर जाएगी। ये तो समझ गए। आपने कहा कि कांग्रेस को हराएगी, थोड़ा बहुत वोट आम आदमी पार्टी ले जाएगी। अब बचा कौन? बीजेपी। क्या आपका मुकाबला सीधे बीजेपी के साथ है, ये लगता है आपको? बिल्कुल 100% इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आप देख लेना। चलिए ठीक है। 2.5 महीने पड़े हैं। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदल रही हैं, और यही परिस्थिति आपके सामने आएगी। आज प्रत्येक कार्यकर्ता में, चाहे बसपा का चाहे इनेलो का, फुल जोश है। और जनता को भी मालूम है कि एक कमेरे और किसान की पार्टी है, ये लुटेरे की पार्टी नहीं है। लुटेरे की पार्टी कांग्रेस, और बीजेपी जो है व्यापारियों की पार्टी, जो हर काम में उसमें फायदा नुकसान देखती है। गरीब वर्ग को और गरीब कर रही है। बीजेपी तो ऐसी पार्टी आई, इसमें अपर वर्ग और लोअर वर्ग 2 वर्ग ही देखे, तीसरा इसने बीच में मीडियम वर्ग को तो समाप्त करने की कोशिश करी है। आप देखिए आज गरीब और अमीर की खाई कितनी बढ़ चुकी है। गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। ये परिस्थितियां सिर्फ बीजेपी की देन है। और बीजेपी को मौका क्यों मिला? क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल कुशासन किया, सुशासन नहीं किया। अगर कांग्रेस ने सुशासन किया होता, हुड्डा साहब ने सही राज किया होता, तो हुड्डा को सिर्फ रोहतक का सीएम न चलाया जाता। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इन 3 जिलों में इन्होंने नौकरियां दी, 3 जिलों में इन्होंने विकास कार्य किए। बाकी रहना तो यूं था जैसे है या नहीं है। सेक्शन 4 और 6 के नोटिस लगाए, उसके बाद जमींदारों की जमीन खरीदी, नोटिस कैंसिल कर दिए। सीएलयू की होड़ लगी हुई थी। ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस से राजी हुई। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी ओंकार सिंह जी आपके पास, लेकिन राजवीर जी बने हुए लगातार। राजवीर जी देखिए, जो ओंकार सिंह जी कह रहे हैं उनका कहना है कि बीजेपी के आने का कारण कांग्रेस है और कांग्रेस के हारने का कारण भी कांग्रेस है। हमारा मुकाबला इस बार सीधा आपके साथ होने वाला है। तो आपको लगता है क्या कि जो नया गठबंधन बना है बीएसपी और इनेलो का, ये आपको टक्कर दे पाएगा? क्योंकि आपके शासन को तो ये पूरी तरीके से कुशासन बता रहे हैं। ज्योति जी, ये कुछ कहे लोग कुछ बोले, जनता सीरियस नहीं लेती कभी भी। इनका जो गठबंधन हुआ है वो मायावती जी का जो हरियाणा में वोट परसेंटेज है वो कितना है, आज इनका कितना है लोकसभा में, तो वो सारा पब्लिक डोमेन में है। मेरे ख्याल में 1% की पार्टी इन्होंने बची हुई है। जिस पार्टी का 2014 में शायद 26% वोट था, आज वो 100% आया। लेकिन ये लोग सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि जनता नरमाई से काम लेती है। जनता को नरमाई पसंद है, जनता को प्यार पसंद है, जनता को काम पसंद है, जनता को धमकी पसंद नहीं है, जनता को अवैध संपत्ति इकट्ठी करने वाले पसंद नहीं है, जिनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हो। तो वो तो कम से कम ज्ञान नहीं देना चाहिए, पहले अपने आप को सुधार के देखना चाहिए। कुरुक्षेत्र में लड़ा था, जनता ने क्या दिया इनको पता है। ठीक आने वाला समय भी इनका यही है इन लोगों का, क्योंकि ये लोग सुधरने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल किसी भी कीमत पर। ये दिन भर
कांग्रेस को कोसते हैं, फिर इंडी गठबंधन में शामिल होते हैं, नहीं होते फिर ये, तो इनका कोई चांस चरित्र चेहरेगा कोई, इन पर जनता भरोसा कैसे करेगी? जनता भरोसा कैसे करेगी लोगों पर? ठीक है, ये पूरा जो 4-5 महीने पहले चुनाव से पहले एपिसोड चले थे लोकसभा से, सबको पता है क्या क्या हुआ था। तो करके जिसे कैसे जाके मिले थे आप लोग, आप और कांग्रेस एक ही हो, ठीक है ना? तो आप एक पिछले के दो पहले, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ और आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। रही बात कामों की बात, जो हमने 10 साल में काम किए हैं वही कामों के दम पर हम जनता से वोट की अपील करेंगे और घर घर जा रहे हैं। हमारा नेतृत्व बिल्कुल सीरियस है और चुनावी मोड में है। आने वाले समय में आपको बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे और जनता आपको लगेगा बस कहीं ना कहीं जनता ये कह रही है कि मैं तीसरी बार फिर नायक सरकार। चलिए ठीक है, ये तो फिर देखने वाली बात होगी। वेद प्रकाश जी, आवाज पहुंच पा रही है? वेद प्रकाश जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज शायद मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अब ये तो आप अपने ठीक पीसीआर से पूछिए। ठीक है, पहुंच रही है आपकी आवाज। देखिए, आप जो 5 सीटें जीते हैं, इनेलो का कहना है कि आप जीते नहीं है बल्कि बीजेपी हारी है। आप अति उत्साहित हो रहे हैं और सवाल मेरा यह है कि आपने जो कहा कि भाई हम सर्वे के आधार पर देंगे, जो काबिल होगा उसको देंगे, लेकिन इसी को लेकर के विपक्षी दल कहते हैं, अन्य दल कहते हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने में जो है प्रमुख भूमिका निभाती है। चाहे अब तक देखते आए या फिर आगे भी हम देखेंगे, जो 20 लोग आपके आवेदन के लिए खड़े हैं उनमें से अगर आप एक को टिकट देंगे तो फिर वो 19 आपके विरोधी हो जाएंगे। तो इस चीज को टैकल कैसे करेगी पार्टी, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है ही, ऐसा होता अक्सर देखा भी गया है। देखिए, मैं आपसे एक पत्रकार के नाते सवाल पूछता हूँ, क्या आपको ये बात सुनकर हंसी नहीं आई? हम वैसे ही जीत गए। अरे 40 दिन पहले जनता ने मैंडेट दिया है, जिस दल को 1.5% वोट नहीं मिली वो हमसे सवाल कर रहा है कि भाई आप लोग कैसे जीतोगे, और आप उसको इतना महत्व दे रही हो कि हम जो प्रमुख दल है उनको तो आपने 3-3, 4-4 मिनट दिए, उनको आपने 12 मिनट दे दी। ठीक है, आपका अधिकार है। कौन सा डिबेट खत्म हो गई? आपको मुझे सवाल का जवाब का मौका दे रहे हैं ना। सुनिए ना, आप सुनिए। देखिए, आपको भी जवाब का मौका दे, इस तरीके के आरोप मैं कह रहा हूँ, आप नहीं सुनना चाहती मैडम, मैं फिर चुप हो जाता हूँ। सुनने की नहीं है, मैं सवाल पूछ रही हूँ, जो मेरा काम है। आप इस तरीके से एलिगेशन नहीं लगा। मैडम जैसा आप व्यवहार कर रही है, मैं तो सच बता रहा हूँ कि जो आप एक पत्रकार के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जनता ने हमको 40 दिन पहले वोट दी है? हम हवा में जीत गए। अब कोई कुछ भी कह देगा, कोई कुछ भी सवाल पूछ लेगा और आप उसकी बात को रामबाण मानकर हम पर वैन कसेगी, तो मैं सवाल का जवाब तो दूंगा ही। मैंने कौन सी गलत बात कह दी आपसे? मैंने कौन सी गलत बात कह दी? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं आप गलत कह रहे, लेकिन आप हम पर ये आरोप नहीं लगा सकते। मैं सबको समय दे रही हूँ, जिसके जवाब को जितना समय देना चाहिए मैं दे रही हूँ। कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, पिछले सेगमेंट में 3 मिनट मेरे को दिए आपने, 3 मिनट आपने भाजपा के कार्यकर्ता को दिए और 10 से 12 मिनट इनेलो को दिए। अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे अपने से पूछ ले। तो आपको दिक्कत क्या बताइए? आपकी बात पूरी नहीं है, आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए ना। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप अपनी बात का जवाब रखिए। आप हमको सवाल उठाने लगते हैं। हाँ, मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये मैं कह रहा हूँ, मेरा अधिकार है। आप कुछ भी कहें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो दल 1.25% वोट, 1.5% जिसको एक वोट मिली हो, और वो दल ये कह रहा है कि भाई कांग्रेस तो अपने आप जीत गई। अरे भैया, जनता ने ही तो वोट दी है, चाहे उनको 1.5% दी है, चाहे हमको 47% वोट दी है। वोट सारी जनता ने दी है, फैसला जनता ने किया है और आगे भी जनता करेगी। और ऐसा 40 दिनों में क्या हो गया, और पूरे देश के 78 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में आप बता दो कि भाई जिस दल को 1.5% वोट कुछ दिन पहले मिली हो उसको जनता ने सत्ता में दे दिया। आप एक उदाहरण बता दो आप मुझे। हाँ, ये तो होता है कि हार जाता है दल, एक भी सीट नहीं आती उसको भी सत्ता मिल जाती है क्योंकि वो प्रमुख विपक्षी दल होता है। ये बात तो मैं मान लूंगा, पर जो कहीं प्रमुखता में है ही नहीं, अब क्या हारे या जीते ये तो तय है। हम हारेंगे या भाजपा हारेगी, मुकाबला उन्हीं में होना है। जब आज 5 साल बाद क्या होगा ये एक अलग इशू है, पर आज की परिस्थितियों में इनेलो बसपा कहीं 3 और 13 में ही नहीं है। ये जमीनी धरातल का वास्तविकता जो 40 दिन पहले ही हुआ है। और जहां तक कितों की बात है, ये बात लोकसभा चुनाव में भी कही थी,
कि भाई कांग्रेस में जितने दावेदार है, कांग्रेस कहां से जीतेगी, वो कहां से जीतेगा, ये कह रहा हमने चुनाव सही नहीं लड़े, हमने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। अरे भैया 9 सीट तो हम लड़े थे और 1 सीट आप लड़ी थी, कौन सा गठबंधन धर्म हमने नहीं निभाया? आप पार्टी 28,000 वोटों से हारी है, वहां भी कड़ा मुकाबला था। तो किसके साथ हमने गठबंधन नहीं निभाया? हम 2 ही तो थे गठबंधन के अंदर। अब कोई जबरदस्ती नू कहे कि मेरे गठबंधन में शामिल करो। अरे भैया गठबंधन में शामिल समान विचारधारा के लोगों से किया जाता है। गठबंधन में उन दलों को शामिल किया जाता है जिसकी प्रतिबद्धता जनता के साथ हो, जिसके प्रति हमें विश्वास हो, ये भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब जो लोग पिछले 5 साल से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, हर जगह भाजपा को लाभ पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं, हम उन्हें अपने गठबंधन में नहीं लेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। वो चुनाव लड़े, गठबंधन बनाकर लड़े, अकेले लड़े, भाजपा के साथ प्रत्यक्ष हाथ मिलाकर लड़े, भाजपा के पैसे से अप्रत्यक्ष हाथ लड़े, चुनाव लड़े, ये उनका अधिकार है। हमें इससे क्या आपत्ति होती है? हम अपनी बात जनता के समक्ष रखेंगे, वो अपनी बात जनता के समक्ष रखेंगे। हमारे उम्मीदवार बगावत करेंगे, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। अब हर दल के अंदर होता, कोई हमारे अंदर तो अकेले में होगा नहीं। भाजपा के अंदर भी टिकट के उम्मीदवार बहुत हैं, कांग्रेस में भी बहुत है। स्वाभाविक है कि जिस कांग्रेस के कुछ लोग भी इधर उधर निर्दलीय भी लड़ेंगे, दूसरे दलों में भी भागेंगे, भाजपा के लोग भी इधर उधर लड़ेंगे, दूसरे दलों में भागेंगे। ये राजनीति में होता है। ये नुकसान कोई एक दल को नहीं होता, ये नुकसान दोनों तरफ, जो दोनों प्रमुख दल होते हैं जिनके बीच में नुकसान होता, थोड़ा बहुत होता है। ये राजनीति की प्रक्रिया है, इससे ना हम भाग सकते हैं ना भाजपा भाग सकती है। ये जमीनी कटुस्थल की लड़ाई है। तो ये जो गुटबाजी के आरोप लगते हैं, इस पर क्या कहेंगे, ये बताइए पहले। गुटबाजी देखिए मैडम, ये गुटबाजी तभी तक है जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। देखिए मुख्यमंत्री हर व्यक्ति बनना चाहता है और हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए कब बनेगा मुख्यमंत्री? जब उसके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलेगा। इसलिए हर नेता अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाने का प्रयास करता है, पर वो टिकट दिलवाने का प्रयास करने वाला नेता भी जानता है कि मैं मुख्यमंत्री तो कोई तभी बनेगा ना जब पार्टी जीतेगी। तो कांग्रेस में ये वर्षों से होता आ रहा है, टिकट बंटने के बाद कोई गुटबाजी नहीं होती, मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही कह रहे थे लोग, यही लोग जो आज हमको कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ पाए, हमारे पास जनता ने जिताया, ये कहा करते थे कि हमें एक भी सीट नहीं मिलेगी। चाहे इनेलो की बात कर लो, चाहे आप जेजेपी की बात कर लो, चाहे भाजपा की बात कर लो, चाहे मीडिया सर्वे की बात कर लो, हम खुद को एक सीट देने को भी तैयार नहीं था, फिर भी हम 5 सीट जीते। कहते गुटबाजी है, बिखर जाएगा। वही बात आज कर रहे हैं। आप कुछ भी कहिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप कुछ भी विश्लेषण कीजिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप कुछ भी सवाल पूछिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार, आप पूछते रहिए। हम अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी हमको जानकारी आपके सवालों का जवाब दे देंगे। परंतु हमारा ये मानना है, आप कितना ही हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर लिया जाए, कितनी हमारी गुटबाजी को हवा दे दी जाए, कितने हम पर आरोप लगा दिए जाए, हरियाणा के अंदर जनता कांग्रेस के साथ है। ये अब भी साबित हो गया, आगे भी साबित हो जाएगा। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि कांग्रेस में ये चला होता आ रहा है कि ये टिकट को लेकर। मैं कैसे इनकार कर दूं? मैं तो चलिए ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को, और आपने यहाँ पर स्वीकारा, ये बड़ी बात भी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, ये जो आपकी यात्रा चल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, इसमें जो शैलजा जी शामिल नहीं हो रही है, सुरजेवाला जी शामिल नहीं हो रहे, क्या ये भी इसी का हिस्सा है? देखिए मैडम, 2 यात्राएं चल रही हैं और दोनों हाईकमांड के आदेश से चल रही हैं। पहले कहा गया था भाई इन यात्राओं के अंदर एक दूसरे के फोटो नहीं लगाए जा रहे, अब इन दोनों यात्राओं में एक दूसरे के फोटो भी लग रहे हैं। अब ये दोनों जो यात्राएं चल रही हैं तो अच्छा है ना, 2 कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता के अंदर ज्यादा लोग जाएंगे, समय थोड़ा है, जब तो कांग्रेस के लिए रहे ना। और दोनों ही यात्राएं कांग्रेस हाईकमांड की अनुमति से चल रही है, तो इसमें क्या गलत है? इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसी जो दूसरी यात्रा चल रही है ना, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसको लेकर बावरिया जी ने बाकायदा एक नोट दिया था, उसमें ये कहा था कि आधिकारिक यात्रा नहीं है। देखिए मैडम, कहा होगा कभी जब उन्होंने अनुमति नहीं ली थी, बात आप उसके बाद की बात करिए ना। जब शैलजा जी ने घोषणा की थी तब अनुमति नहीं ली थी, फिर हाईकमांड से अनुमति ले ली, उसको बाकायदा अनुमति दे दी गई, पार्टी ने कहा बाकायदा, उसके बाद कह दिया ये भी पार्टी का अधिकृत वार्ता है, यात्रा है। तो आप पहले बयान को क्यों मान रही है, आप दूसरे बयान को क्यों नहीं मानती? तो बयान तो दोनों कांग्रेस के है ना। हाँ, तो दूसरे को मानिए ना फिर आप। मैडम जब रेक्टिफाई कर दिया, मैडम मैं आपसे सवाल पूछता हूँ,
जब एक पार्टी किसी पुराने बयान को वापिस लेकर नए बयान को संशोधित कर देती है तो आप नए को मानेंगे या पुराने को मानेंगे? अब इस हिसाब से तो आप कहोगे कि भाई जो भाजपा के राव इंद्रजीत है, धर्मवीर है, जिंदल साहब है, जो एमपी है आजकल, ये पहले कांग्रेस में थे, तो आप इनको क्या कांग्रेस का मान लोगे क्या? पर ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए बाद में, तो आज भाजपा के हैं। तो सवाल ये है कि आज स्थिति क्या है? आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है मैडम कि बहन फैलजा की यात्रा हो कि हरियाणा मांगी साध यात्रा हो, दोनों ही कांग्रेस की यात्रा है और कांग्रेस हाईकमांड की अनुमति से की जा रही यात्रा है और दोनों यात्राओं का एक ही मकसद है, भाजपा को भगाना सत्ता से और कांग्रेस की सत्ता लाना, और दोनों यात्राएं मिलकर चुनाव लड़ेंगी। टिकट की घोषणा होते ही सारे कांग्रेसी एक मंच पर होंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यही बात सभी नेता मैडम कह रहे हैं। चलिए एक चीज और बताइए, फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाना सभी का मकसद है, चाहे यात्रा कोई भी हो, तो इस बार ये बताइए ऐसे कौन से आपके अनोखे काम या फिर ऐसे कौन से 5 काम आप करने जा रहे हैं लोगों के बीच में, लोगों को बताने जा रहे हैं जिससे कि वो बीजेपी को छोड़ आपको चुने? देखिए, हमने कहा कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे। बेरोजगारी में जो हरियाणा को नंबर 1 बना दिया उसको हम बिल्कुल खत्म करेंगे। हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम 6,000 रुपए पेंशन देंगे, हम हरियाणा की लैंड एंड सिचुएशन को ठीक करेंगे, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, हम जो किसानों पर जितने मुकदमे लादे गए हैं उनको वापिस लेंगे और किसान की आय, किसान की आर्थिक स्थिति बेहतर हो इसके लिए काम करेंगे। पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे प्रदेश में रोजगार आए, उद्योग आए, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा। ठीक है, समय की कमी है, सभी को समय देना है, समय की कमी है। रुकूंगे यहाँ पर, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर लौटूंगे। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। क्या बताऊँ माँ, ये बेतो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से। माँ सारे हरियाणा में गाड़ी न तोड़ता में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं, मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। राजवीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी ज्योति जी। देखिए, सवाल मैंने जब वेद प्रकाश जी से पूछा था तो मैंने उनसे 5 से 6 काम ऐसे गिनाने को बोले थे जो वो करने वाले हैं, जो वो आपके खिलाफ कहना है उनका कि बीजेपी ने नहीं किया हम करेंगे। तो आपका इस बार कौन से एजेंडे मेन तौर पर रहने वाले हैं? अभी तो विकास के नाम पर जो आप वोट मांग रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में भी तो कुछ ऐसे एजेंडे होंगे ना जिन पर आप सोच रहे होंगे कि हम काम करेंगे, उसको भी बताएं। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सरकार रही है हमारी, उसने अभूतपूर्व काम किए हैं। आज हमारा 1,41,000 सरकारी नौकरी देने का टारगेट पूरा हो गया। आज ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और बिना पर्ची बिना खर्ची आज जो टीजीटी अध्यापक लगे थे उनके समारोह में आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, भाई हमने अपना काम कर दिया बिना पर्ची बिना खर्ची, और आगे आपका काम आप अपनी ईमानदारी से काम करोगे। ठीक है, हमने फैमिली आईडी के माध्यम से 40 लाख राशन कार्ड बनाए हैं और 12 लाख का रिकॉर्ड है एक दिन में बनाए हैं।
3.5 लाख नई पेंशनें बढ़ी हैं और एक रिकॉर्ड है कि 17,000 एक क्लिक से बढ़ी हैं और सबको ऑनलाइन पेमेंट जा रही है। और तो ये तो बड़ी पेंशन की बड़ी बात कर रहे थे हमारे विद्रोही जी, अब वो चले गए, ऑफलाइन हो गए शायद। उनके 10 साल के शासनकाल में 500 से इन्होंने पेंशन 1,000 की थी। हमने 1,000 से 3,000 का वादा किया था, हम कब का पूरा कर चुके हैं। तो ये झूठे लोग हैं, ये किसानों की बात करते हैं। 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक दिया करते हैं ये लोग, और 2 जमीन इन्होंने हड़पी है, 2 इन्होंने CLU गैंग दिलाया है 10 साल में, जो हजारों एकड़ जमीन अपने आकाओं को दी है। वो एक इतिहास में दर्ज है कि कोई भी CLU चाहे 100 गज का है, चाहे वो 10 किले का, चाहे 2 किले का, बिना रिश्वत बिना पैसे वो हुआ ही नहीं। और इलीगल तरीके से जिनके मुकदमे लोगों में लगे हुए हैं, जिनके कारण इनके नेताओं के ऊपर ED CBI के खाते पड़ रहे हैं। इन लोगों ने 10 साल में झूठ और लूट और खसूट की राजनीति की थी, जिसको जनता ने 2014 में नकार दिया। अब जनता सिर्फ और सिर्फ विनियोग जो करेगा वो उसके साथ जाएगी, जनता जो परफॉर्म करेगा उसके साथ जाएगी, जो पारदर्शिता से काम करेगा पारदर्शिता से उसके साथ जाएगी, मेरिट जिससे जो नौकरी देगा उसके साथ जाएगी। ये तो सिफारिशों वाले पर्चियों वाले उन्होंने बहुत पीछे डाली है, क्योंकि जनता भी अब अपडेट हो चुकी है। तो आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार, जो मनोहर लाल जी ने जो परिवर्तन किए तो उनको आगे बढ़ा रही है, और आने वाले समय में हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा तो हम आपको आगे की जो हमारी 5 साल की योजना है वो भी बताएंगे। और जो विकसित भारत का जो 2047 तक हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, हम उस सपने को साकार करने के लिए जी जान लगा देंगे। आने वाला जो समय भारतीय जनता पार्टी का है, हर घर जल योजना से आज पूरे हरियाणा में हर घर में टूटी लगी हुई है पानी की, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि केंद्र सरकार ने लगाई है। तो हमने हर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है जो सरकारी योजनाओं से वंचित था, महरूम था, जिसकी पेंशन नहीं बढ़ती थी, जिसके राशन कार्ड नहीं बढ़ते थे 20 साल से। और इनके राज्य में जो कांग्रेस का जो पूरा था, उसमें ये लोग पेंशन के पैसे ले ले पेंशन बनवाते थे, पैसे ले ले BPL बनाते थे, उसमें तो बने ही नहीं। और हमने 40 लाख BPL जिनको जरूरत थी उन लोगों को देने का काम किया फैमिली ID के माध्यम से। जो ये लोग फैमिली ID को पोर्टल कहते हैं, ये पोर्टल ये फैमिली ID आज ये गरीब आदमी का रक्षक बन चुकी है। उसे 433 सेवाएं ऑनलाइन मिल रही है। हम तो ऐसा भी करने जा रहे आने वाले 20 दिन में, सभी का डाटा आ गया, और जिसको जो योजना नहीं मिली है, जिसको जो योजना मिल रही है, वो डाटा भी उसके मोबाइल में होगा। तो जन सहायक हमने और बनाई है, जिसमें अपनी फैमिली ID चेक कर सकते, राशन कार्ड अपलोड कर सकते, प्रॉपर्टी ID अपलोड कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ऐसे काम करके दिखा दिए जो ये 70 साल में ये लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ लूट खसूट और झूठ की राजनीति की, बंटवारे की राजनीति की, क्षेत्रवाद की राजनीति की। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ BJP का है, और हमारे तीसरी बार हमारी सरकार आएगी इसमें स्टेट में, और ये जनता पूरी तरह खुश है। तो राजवीर जी देखिए, अभी मैंने जब ओंकार सिंह जी से सवाल किया था कि आपको लगता है कि आप सबसे मजबूत दल हो सकते हैं जो बीजेपी का सामना करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, इस बार बीजेपी से हमारी टक्कर है। तो आपकी नजर में क्या गठबंधन आपको टक्कर देने के लिए इस बार तैयार है? जो अभी ये गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मायावती जी का हरियाणा में कोई चुनाव बचा नहीं है। इनका तो लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा है वो 1-1.5% इनको वोट आए, वो भी अब ये लगा लो कुरुक्षेत्र 80,000 जो वोट आए इनके, उसके कारण इनका परसेंटेज बढ़ता है, वरना तो ये माइनस में थे ये लोग। इनके जमानतें जब्त हुई हर जगह, और आने वाले समय में इनकी हर जगह जमानतें जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि हमने 10 साल काम किया है, हमने पारदर्शिता से काम किया है, हमने बगैर जाति धर्म भेदभाव के काम किया है, छत्तीस बरादरी का काम किया है हमने। और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा कि अनंतों का विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हर काम से वो सवाल उठाते हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे कोई पोर्टल हो, उन पर वो सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये परेशानी हो गई है लोगों के लिए, ये विकास नहीं बल्कि परेशानी। ये परेशानी है लूट खसोट की राजनीति करने वालों के लिए। आप उस गरीब घर में जाओ जिसका ऑटोमेटिक एक क्लिक से राशन कार्ड बना है, जिसकी पेंशनें बनी है, जिसकी विधवा पेंशन आई, विधुर पेंशन आई है, ये सब इनके घोषणे हैं। आप ये बताइए, हमें 30,000 विधुर पेंशन बना के दे दी, ये लोग सोच सकते थे ये बात? तो विधुरों को भी पेंशन हो सकती है क्या? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, और इन्होंने प्रोपेगेंडा फैला के 5 सीटें हमसे ली थी लोकसभा में। लेकिन आने वाले समय में जनता ने समझ लिया ये सिर्फ लुटेरे हैं, और इन लुटेरों के साथ नहीं जाना, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, और पूरा मन बना चुकी है जनता। चलिए ठीक है, राजवीर जी लौटूंगी। ओंकार सिंह जी बने हुए हमारे साथ। ओंकार सिंह जी देखिए, दोनों से मैंने ये सवाल किया था, वही आपसे भी करना चाहूंगी कि आपके 5 से 6 ऐसे कौन से मेन मुद्दे हैं, या फिर कौन से वो एजेंडे हैं जिनको आप इस बार लोगों के बीच में रख रहे हैं? ज्योति जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आपने मेरे भाई से पूछा कि गठबंधन आपके सामने क्या स्थिति है।
ऐसे आग बबूला हो गए कि पूछो मत। इनके मन में खौफ बैठ चुका है, डर बैठ चुका है, और ये कह रहे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अरे 2019 में इनेलो 2 फाड़ हो गई थी, आपको मौका मिल गया 75 पार करने वाले 40 पे रह गए थे। आपके साथ तो वो लोग लड़के जिन्होंने कहा था आपको जमुना पार छोड़ के आएंगे, जिन्होंने कहा था ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, वो आपकी गोदी में बैठ गए थे। आपको 5 साल की पोटरी की सरकार चलानी पड़ी। आज आप विपक्ष में होते और सरकार इनेलो बसपा गठबंधन की होती, ये परिस्थिति है। अब मैं बताना चाहूंगा अपनी बहन के जवाब को कि हम क्या करने वाले। देखिए हम देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला, वो भी जाने वाली है ज्योति जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। इनको कम से कम इतना पता है कैसे डिबेट की जाती है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, 7500 रुपये महीना बुजुर्ग सम्मान पेंशन करेंगे, हर घर में 1 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। जब बीजेपी सत्ता में आई थी ना तो सिलेंडर 370 देगा था, आज 1100 रुपए का है। और जो अपना कह रही थी कि हम 370 की जगह 200 रुपए का करेंगे, दोबारा नजर भी नहीं आई हो इनके मंत्री। हर घर में 1 रोजगार देंगे, और रोजगार न देने की स्थिति में हम गारंटी से कह रहे हैं हर घर 1 रोजगार देंगे सरकारी। गारंटी न देने की स्थिति में बेरोजगार शिक्षित युवा को 21,000 को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो वाजपेयी सरकार ने बंद करी थी, लेकिन चौटाला सरकार ने हरियाणा में बंद नहीं करी थी, कांग्रेस ने बंद करी थी हरियाणा में, उस पेंशन स्कीम को दोबारा से शुरू करेंगे। आज इन्होंने रजिस्ट्रियों के नाम पर धब्बा लगा दिया, प्रॉपर्टी आईडी और ब्याज और अवैध के चक्कर में एक व्यक्ति अपनी जीवन भर की कमाई किसी प्लाट किसी मकान में लगा चुका है, उसको बेच नहीं सकता। उसके परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार हो जाए, उसको परमात्मा न करे किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, वो अपने प्लाट को अपने मकान को बेच कर अपना काम नहीं चला सकता। ये हालात कर दी इस सरकार ने। पिछले 15 दिन से कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर है, लेकिन सरकार की काम पर जू नहीं रेंग रही। कारण ये कभी दुख की स्थिति में रहे नहीं। इनको तो इस वक्त सत्ता मिल गई और मेरे भाई कहते आने वाली सरकार हमारी है। अरे भाई अभी तो तुम्हारी है, करके दिखा दो क्या करना चाहते हो। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू तो करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून के लिए पूरी कोशिश करेंगे, जबकि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन हम किसानों के साथ हैं। 4270 एमएलए है पूरे देश में, एकमात्र एमएलए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था। इनमें है कोई बंदा जो किसान के साथ खड़ा हो गया? ये तो ऐसी स्वार्थ की पार्टी है, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। इनमें से किसी नेता ने, किसी एमएलए ने, एमपी ने उफ तक नहीं किया। हाँ, जब किसानों ने पूरी तरीके से आंदोलन जोर शोर से चलाया तो मोदी जी को जरूर आना पड़ा। भी मेरे से कोई गलती होगी, हाथ जोड़ के बोला था मोदी जी ने। ये परिस्थिति है, और हमारी सरकार बनने पर हर घर में 1 रोजगार तो देंगे ही, कच्चे कर्मचारी को पक्के करेंगे। ये इन्होंने जो स्थायी व्यवस्था चलाई है ना, SKR हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये कहते हैं पर्ची खर्ची बंद। ये तो बता दे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती कैसे होती है? 100% भर्ती में फ्रॉड है, 100% भर्ती में इनके अपने बंदे भर्ती होते हैं। उनके आंकड़े उठा के देख लो, कोई बीजेपी के नेता का भतीजा है, कोई भाई है, कोई भाई का लड़का, यही सारे बच्चे भर्ती हैं। एक आम बच्चा, एक युवा, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा, जो SKR में भर्ती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, 1000 रुपए लगते हैं, उसको ये नहीं पता कि कैसे भर्तियां हो रही है। कोई पारदर्शिता नहीं है। पर्ची खर्ची बंद करने वाले ये तो बता दे 1 करोड़ रुपए कहां से मिले थे और किसकी सरकार के दौरान मिले थे। इनको सिर्फ बातें आती हैं, काम करने वाले नहीं है। ये व्यापारी है, व्यापारी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये व्यापारी है और ये व्यापार करना जानते हैं, सरकार चलाना नहीं जानते। चलिए ठीक है, सरकार चलाना नहीं जानते, ये इनेलो का आरोप है। खैर इस आरोप के परे मैं चाहूंगी कि एक फाइनल कमेंट आप दें, रोयला जी। पता क्या होता है, अल्टीमेटली राजनीति क्यों करते हैं लोग? भाई एक व्यवस्था बनी है लोकतांत्रिक, उसमें हमें जनता की सेवा करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन आप ये मान के चलो, ये जो पार्टियां हैं, जो ये विपक्ष में इनेलो या जो भी कांग्रेस है, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कुकर्म किया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को लाया जनता ने जो तल से। लेकिन ये लोग सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग बोलते हैं एसवाईएल का पानी लाएंगे, तो एसवाईएल का पानी कब लाओगे? जब आप लोग सत्ता में थे, आपके मित्र सत्ता में थे, तब आप क्या कर रहे थे? घास पीट रहे थे क्या? तो ये सब ड्रामेबाजी करते हैं। जनता ने इनका देख लिया, हिसाब किताब कुछ है नहीं। जनता ने इनेलो का राज भी देखा है, जहां दबंगई होती थी,
कैसे लोगों को मारा जाता था, कांग्रेस का राज देख लिया, कैसे मिर्जपुर में जिंदा जलाया गया था बाप बेटी को, कैसे गुहाना में जलाया गया था। तो ये लोग दंगे और उसकी राजनीति करते हैं ये लोग, और जनता इनसे त्रस्त थी, इसलिए हमारे को नया आने वाला समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। लोग किसको पसंद करते हैं, लोगों को किसकी बात समझ आती है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही हरियाणा के सियासी गलियारों का शोर जो है वो बढ़ने लगा है, क्योंकि तैयारियां लगातार चल रही हैं और ऐसे में एक दूसरे की पार्टियों पर पार्टियां जो है छींटाकसी करने में भी लगी हुई है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।